देखिए कूलम्ब्स लॉ कहता है, जैसे हम लोग पढ़े थे ग्रेविटेशन में हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है इसका मास m1 है, अनदर ऑब्जेक्ट इसका मास m2 है, दोनों के बीच का सेपरेशन मान लीजिए r है, एक दूसरे पर क्या लगाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, F का वैल्यू F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द masses and inversely proportional to the square of the separation between them. F equals to, यानी दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे, F equals to g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जहाँ g क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और g का वैल्यू कितना होता था 6.67 into 10 raised to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कुछ क्या कर रहे हो, उसी प्रकार से कूलम्ब्स लॉ में कहता है, कूलम्ब्स लॉ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन between the electrostatic force of इंटरैक्शन का मतलब क्या होता है अट्रैक्शन और रिपल्सन। ये जो कूलम्ब्स जो फोर्स था F का वैल्यूएबली अट्रैक्टिव फोर्सेस था, दो ऑब्जेक्ट है दोनों के बीच में, अगर मास को कंसीडर कर रहे हैं हम लोग चार्ज को नहीं, इस केस में ऑलवेज क्या होगा अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, कभी रिपेल नहीं करेगा, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा रिपेल करेगा। इसके लिए क्या है कि सपोज कीजिए कि एक चार्ज यहाँ पर Q1 है और यहाँ से R सेपरेशन पर अनदर चार्ज रख दिए Q3, इसी प्रकार से जैसे एक मास M1 था, अनदर मास क्या था M2, तो दोनों के बीच का सेपरेशन R था, यहाँ पर भी दोनों के बीच का सेपरेशन अगर हमने ले लिया कि R, ये दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा इसको हम लोग क्या कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा जिसको आप F ही लिखा सकते हैं F ही, और इसके लिए हम लोग डिनोट कर सकते हैं Fg। Fe का जो वैल्यू होगा Fe डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जिस प्रकार से Fg डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, उसी प्रकार से Fe डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज। यस, Q1 और Q2 क्या है चार्ज है। अब ये चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, ये भी पॉजिटिव हो सकता है, एक चार्ज नेगेटिव हो सकता है, दूसरा भी नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, दोनों पॉजिटिव हो सकता है या दोनों नेगेटिव हो सकता है, दोनों में कोई एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो सकता है। तो जब दोनों पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव और पॉजिटिव में क्या होता है रिपल्सन, एक दूसरे को रिपेल करेगा, सेपरेशन बढ़ेगा, और दोनों नेगेटिव होगा तब क्या होगा नेगेटिव होने के केस में तब भी रिपेल करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा रिपेल करेगा। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लेकिन एक पॉजिटिव होगा और दूसरा चार्ज नेगेटिव होगा, एक दूसरे को क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोग देखेंगे कि जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, यानी एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर सकता है या रिपेल कर सकता है। लेकिन ग्रेविटेशन के केस में ऑलवेज एक दूसरे को क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा। इसलिए यहाँ पर दिया गया कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन का मतलब स्पेसिफाई नहीं है, अट्रैक्ट भी कर सकता है या रिपेल भी कर सकता है, जनरल हो गया। बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, यहाँ जो है कंसीडर हम लोग कर रहे हैं Q1 और Q2 क्या है पॉइंट चार्जेस है, ये Q1 Q2 पॉइंट
चार्जेस। अब एक और टर्म आया कि पॉइंट चार्ज किसे कहेंगे, या पॉइंट मास हम लोग पढ़े थे 11th में, सेंटर ऑफ मास है ना, जो होल बॉडी का एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम लोग कंसीडर करते थे कि कॉन्सेंट्रेटेड है, तो पॉइंट मास किसे कहेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि एक ही ऑब्जेक्ट है, इसका सम डायमेंशन है लेंथ, ब्रेथ, हाइट, और तो हम लोग यहाँ से इसको देख रहे हैं, जहाँ से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं ये वाला डिस्टेंस, इसके डायमेंशन के रिस्पेक्ट में बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है, मतलब जिस ऑब्जर्वेशन पॉइंट जितना ये डिस्टेंस यहाँ से हम लोग देख रहे हैं इसके रिस्पेक्ट में इसका सम डायमेंशन है। लेकिन यही ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे हम लोग, मान लो कि 1 किलोमीटर के दूरी पर ले जा करके रख देंगे, या मान लीजिए कि 500 मीटर की दूरी पर ले जा करके रख देंगे। ये जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है यहाँ से 500 मीटर का दूरी बहुत ज़्यादा होता है, उसके रिस्पेक्ट में इसका डायमेंशन है कुछ न के बराबर है। तो यहाँ जब हम लोग देख रहे थे तो इसको पॉइंट मास कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन अगर इसी ऑब्जेक्ट को 500 मीटर के दूरी पर ले जा करके रख देंगे तो इसको क्या कंसीडर करेंगे, पॉइंट मास। जैसे हम लोग अगर सन को पॉइंट मास कंसीडर करते हैं, पॉइंट मास, जबकि सन तो अर्थ से भी बड़ा है, सन अर्थ से बड़ा है ना, उसको हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। क्यों सन को हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर क्यों करते हैं, जबकि एक्चुअल में सन का जो रेडियस है अर्थ के रेडियस से बड़ा है, फिर भी उसे हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। रीजन ये है कि सन को हम लोग अर्थ से देख रहे हैं, तो यहाँ से सन के बीच का डिस्टेंस क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। तो जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जहाँ से हम लोग सन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट अगर बहुत ज़्यादा दूरी पर होगा ऑब्जेक्ट के डायमेंशन के रिस्पेक्ट में, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग पॉइंट मास कंसीडर करेंगे। एक बोतल को हम लोग पॉइंट मास नहीं कंसीडर कर रहे हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं कर रहे हैं, लेकिन सन ह्यूज ऑब्जेक्ट है, उसको हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हैं। रीजन, ये बोतल को हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, नज़दीक से देख रहे हैं, इसका डायमेंशन हमें पता चल रहा है ज़्यादा, लेकिन सन को हम लोग यहाँ से बहुत ज़्यादा दूरी पर सन है, तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो सेम ऑब्जेक्ट को हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट भी कंसीडर कर सकते हैं और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट भी कंसीडर कर सकते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट कब कंसीडर करेंगे, जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट बहुत ज़्यादा हो ऑब्जेक्ट के डायमेंशन के रिस्पेक्ट में। क्लियर है। सेम उसी प्रकार से ये जो है पॉइंट चार्ज, अब ये जो कह रहा है कि इसके बीच में जो फोर्स लगेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन देम। और जब हम लोग क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, जब कभी भी एक प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं इसके बदले में एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं, उस कांस्टेंट को हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट करते हैं। यहाँ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे इसका वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Fe इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये वैल्यू आ गया। इसी को हम लोग लिख सकते हैं F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इधर वाले बात करते हैं, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग K कर रहे हैं, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जिस प्रकार से G का वैल्यू होता था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का 6.67 × 10⁻⁻11, उसी प्रकार से K का वैल्यू होगा K इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे इसका वैल्यू होगा 9 × 10⁻9। इसका वैल्यू पुट कर लेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर।
ग्रेविटेशन में क्या था हमारे पास, जी का वैल्यू था। ग्रेविटेशन में जी का वैल्यू कितना होता था, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 या +11, क्या था -11, और वैल्यू क्या था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यहाँ पर कूलम हो जाएगा, बाकी वैल्यू क्या होगा सेम। 1/4 कांस्टेंट है, पाई 3.14 एप्सिलॉन नॉट। ये जो होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी क्या होता है अपकमिंग टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। कूलम्स लॉ याद हो गया। कूलम्स लॉ क्या कहता है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द। प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये 1/4 का वैल्यू, पाई का वैल्यू और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जब पुट करेंगे तो सिंप्लीफाई होकर के 9 × 10⁻⁹ आ जाएगा। जब हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे तो डायरेक्ट इसके जगह पर ये वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे, पता चल जाएगा। एप्सिलॉन नॉट का भी, एप्सिलॉन नॉट जो होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। एप्सिलॉन नॉट जो होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसका जो वैल्यू होता है 8 पॉइंट, एप्सिलॉन नॉट का न्यूमेरिक वैल्यू 8.854 into 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हो जाता है एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। नोट कीजिए, इतना नोट कीजिए। एफ ई का वैल्यू हो गया हमारे पास एफ के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब वैक्यूम के केस में क्या होता है, के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका जो वैल्यू 4 का, पाई का और एप्सिलॉन नॉट का पुट करेंगे 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोमीटर। एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसका जो वैल्यू होता है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये याद रखेगा वैल्यू। और मीडियम के केस में, तो मीडियम का मतलब क्या हुआ कि एक चार्ज यहाँ पर है Q1 और अनदर चार्ज है यहाँ पर Q2, R सेपरेशन पर, इसको प्लेस्ड किए हैं R सेपरेशन पर, और यहाँ पर वैक्यूम है या एयर मान लीजिए, वैक्यूम मतलब अदर कुछ भी नहीं है, और सेम अरेंजमेंट को मीडियम में लेकर के जाएंगे। मान लीजिए कि इनसाइड हमने सॉलिड लेकर के गया या वाटर में लेकर के गया, तो वाटर है जो अनदर मीडियम है, वैक्यूम तो वो है नहीं, उस केस में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन का जो वैल्यू है वो चेंज होगा। तो मीडियम के केस में के का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन हो जाएगा, एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन का जो वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसका जो वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, ये वाला वैल्यू एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। आगे चलकर किसी को हम लोग पढ़ेंगे एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसी को डायरेक्टली कांस्टेंट भी हम लोग कहेंगे, अपकमिंग टॉपिक में हम लोग आएंगे। तो मीडियम के केस में ये पुट करेंगे एप्सिलॉन, और वैक्यूम के केस में हम लोग एप्सिलॉन नॉट पुट करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि डिनोमिनेटर में एप्सिलॉन आर का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। तो ग्रेटर देन 1 वैल्यू यहाँ पर अगर पुट करेंगे तो ओवरऑल फोर्स का वैल्यू क्या होगा, फोर्स का वैल्यू ओवरऑल क्या होगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। इट मींस एक चार्ज यहाँ पर है, अनदर चार्ज यहाँ पर है, Q1 Q2 सेपरेशन पर है, और यहाँ पर वैक्यूम है, तो दोनों के बीच में सपोज कीजिए कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहा है 10 न्यूटन का। अब सेम अरेंजमेंट को मीडियम में लेकर के जाएंगे तो वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू क्या होगा, कम हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्लियर है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। एप्सिलॉन को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, और एप्सिलॉन आर को कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ये टर्म हम लोग पढ़े हैं ना विष्णु, एब्सोल्यूट टर्म और रिलेटिव टर्म। जैसे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का हम लोग कंसीडर करते हैं, प्रोटॉन का
रिलेटिव मास कितना होता है? 1 1 U। और एब्सोल्यूट मास 1/673 माइनस 27 kg ग्राम माइनस 27 24 ग्राम। हाँ, जो भी वैल्यू है 24 27 तो दो टर्म होते हैं। सिमिलरली न्यूट्रॉन का रिलेटिव चार्ज और एब्सोल्यूट चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे। नोट कीजिए इसको, फिर अगला टॉपिक पर आते हैं।